गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं और ये हमारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस का साप्ताहिक प्रोग्राम है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब कमेंट सेक्शंस में जो क्वेश्चन आए उनका हम जवाब दे सके। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। हम रेगुलर टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी और टीसा ये सब करते हैं और गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक रोगों को पहचानने और उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। एक बच्चे को ऑटिज्म है और दूसरी प्रेगनेंसी है, क्या कोई ट्रीटमेंट है जिससे कि बच्चा ठीक हो? ये बहुत कठिन प्रश्न है और इसका जवाब भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक हो सकती है पर कई बार नहीं होती, और ऑटिज्म एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है कई बार। तो ऑटिज्म इस ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है एक, इसमें बहुत ख़राब से लेके बहुत माइल्ड तक भी होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आप इसी प्रेगनेंसी में वो जानना चाहते हैं तो जो लिविंग चाइल्ड है ऑटिज्म लेके, जो मैं करता हूँ, कई पेशेंट आते हैं ऐसे, उसका क्लिनिकल एग्जाम या फिर होल एग्जाम सीक्वेंसिंग करना चाहिए बच्चे का। इवन माइक्रो एरे भी करना चाहिए। कैरियोटाइप तो ठीक है, माइक्रो एरे में रिपोर्ट मिल सकती है, और कैरियोटाइप में बैलेंस ट्रांसलोकेशन वगैरह मिल सकता है। ये चीज़ें करने के बाद यदि हमें कोई ऐसी क्लू मिलता है कि इस बच्चे को ऑटिज्म क्यों है और ये ऑटिज्म क्या पेरेंट के थ्रू आया है, तो फिर पेरेंट की जांच करते हैं कि वो ऑटिस्ट करने वाले जीन तो लेके नहीं बैठे हैं कैरियर के रूप में। तब हम जो बच्चा पेट के भीतर है उसका जांच कर सकते हैं। ये थोड़ा कठिन है, बट इसका अप्रोच और इसका वर्कआउट हम करते हैं अपने जेनेटिक क्लिनिक में। क्या फीटल रिडक्शन करने से दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ट्विंस में? नॉर्मली तो नहीं होती, बट डिपेंड करता है ट्विन किस प्रकार का है। डाइकोरियोनिक ट्विन दो प्रकार के होते हैं एक्चुअली। जो दो अंडे से यदि बने हैं तो आप एक को यदि रिड्यूस कर दोगे तो इसमें कोई फर्क उतना नहीं पड़ता, पर कई बार ट्विंस यदि मोनोएमनियोटिक है, डाइकोरियोनिक है, तो एक ही फूल से बने हैं और दो एमनियोटिक कैविटी है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इनके जो कोरियन है, इनकी जो प्लेसेंटा, वो आपस में जुड़ी रहती है। अब इसमें यदि आपने कोई दवाई डाल के इसको डिस्ट्रॉय किया तो ये दवाई रिस्क के इधर भी जा सकती है, तो इसको डैमेज होता है। तो मोनोकोरियोनिक में ये डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है, डाइकोरियोनिक में कम रहता है। सर, पहला बच्चा नॉर्मल है, दूसरे बच्चे में SMA टाइप 1 है, क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट, और शायद देवेंद्र अपने पास भी ये पेशेंट आए हैं। और SMA टाइप 1 को यदि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और आपको अपने पेरेंट का कैरियर स्टेटस देखना चाहिए। बच्चे का स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का जीन कैसे में, स्पाइनल मस्कुलर न्यूरॉन का जो टाइप 1 टाइप 2 कौन सा तरीका है वो देखना चाहिए। उसके हिसाब से फिर आपका कैरियर स्टेटस देखना चाहिए। तो यदि कैरियर है तो 25% चांस है कि बेबी अफेक्टेड हो, पर 75% बेबी अच्छा भी हो सकता है। तो यदि ऐसा घर में हुआ है तो डेफिनेटली अपना जांच जरूर करा लें, और यदि आपको कोई कहीं से लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या एब्सेंट नेजल बोन कॉमन है? क्या करें? एंटी स्कैन में आया है। एब्सेंट नेजल बोन को एकदम अभी भी फीटल मेडिसिन फाउंडेशन ने बहुत अपने करिकुलम में नहीं लिया कि यदि नेजल बोन एब्सेंट है तो उसमें डाउन सिंड्रोम हो ही जाएगा, पर 65% डाउन सिंड्रोम बच्चों में नेजल बोन एब्सेंट होती है। अब नेजल बोन एब्सेंट होना रेशियल भी होता है, एथनिक भी, मतलब जैसे अफ्रीकन में या फिर इंडियन में, मंगोलियन में कई बार नेजल बोन नहीं रहती है, फिर बाद में आ जाती है। पर नेजल बोन एब्सेंट होना एक निशानी हो सकती है। बाकी चीज़ें यदि सब ठीक हैं और नेजल बोन बिल्कुल भी नहीं दिख रही, इवन हाइपोप्लास्टिक यानी छोटी है, तो भी हम एमनियोसेंटेसिस का एडवाइस देते हैं कि इसको एमनियोसेंटेसिस करके, क्योंकि बच्चे में, गर्भस्थ शिशु में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यदि कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे ये डर रहे या आशंका रहे कि बच्चे में मानसिक अपंगता या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर कोई ऐसी बीमारी होने का खतरा है, तो आप उसको वैसे छोड़ नहीं सकते। चूँकि एमनियोसेंटेसिस आजकल बहुत सेफ हो गई है, तो हम पानी निकाल के उसका जांच कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपको एमनियोसेंटेसिस लेट लग रहा है तो इवन आप कोरियन बायोप्सी से भी पक्का कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। सर, IVF में कितने मंथ तक दवाई चलती है?
आईवीएफ में जो आईवीएफ की पर्टिकुलर दवाइयां हैं वो मोस्टली 2 से 2.5 या 3 महीने तक चलती हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है आईवीएफ कराने वालों के लिए भी, क्योंकि आईवीएफ कराने वाले एक ये मानसिक स्थिति लेके आते हैं कि उनका आईवीएफ में इतना खर्च होने वाला है। जब भी वो प्रेग्नेंट होते हैं तो वो जो एक एक्स्ट्रा खर्च होता है वो 3 महीने तक चलता है। देवेन, कितना खर्च आता होगा? एवरी मंथ जाता है 7 to 8,000 मेडिसिन का। 7 to 8,000 आपको मेडिसिन का खर्चा आएगा। तो आपको ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये खर्चा आ सकता है आईवीएफ की प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।